हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की, जो कि एग्ज़ाम के बारे में पता चल चुका है हम लोगों को कि जो हम लोगों का एग्ज़ाम है वो दिसंबर के 3rd वीक से जनवरी के 2nd वीक के बीच में होना है। तो अब हम लोगों को अपनी तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो कुछ भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, जो भी नोट्स बनाए, उन सब को शायद हम लोगों ने उतने डेडिकेशन के साथ कॉन्टिन्यूटी बना करके नहीं किया होगा, बट क्योंकि जो है एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं था, बट अब एग्ज़ाम पता चल चुका है कि कब होना तय हुआ है। तो अब हमें अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूटी बना करके करने की ज़रूरत है। तो आज हम बात करेंगे पीजीटी इंग्लिश की। पीजीटी इंग्लिश में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है इन 30 डेज़ में, और कैसे इन 30 डेज़ में अपने सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो जिन भी एस्पायरेंट का टीजीटी या पीजीटी इंग्लिश हो, उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशिएंट है। तो हम लोगों का जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है वो बेसिकली 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला होता है लैंग्वेज का एंड सेकंड होता है लिटरेचर का। लैंग्वेज में जैसा कि फर्स्ट है अनसीन पैसेज से क्वेश्चन आते हैं। अनसीन पैसेज जो कि कॉम्प्रीहेंशन होता है, फॉर कॉम्प्रीहेंशन, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। और सेकंड है ग्रामर के पोर्शन होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटैक्स, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, नरेशन, वोकैबुलरी एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये ग्रामर के हैं, और इन सभी टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। रेन एंड मार्टिन की जो बुक आती है, यानी ये जो ग्रामर का सेक्शन है, इसको कंप्लीट करने का जो हमारा सोर्स होगा वो रेन मार्टिन की बुक होगी, जो कि एक बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। और ऐसा माना जाता है कि जो रेन मार्टिन की बुक है उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, उसी के थ्रू हम लोग इस टॉपिक को कवर अप करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है लिटरेचर का। लिटरेचर में फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, फिगर्स ऑफ स्पीच, इन सभी टॉपिक को एंड साथ ही साथ जो 17 ऑथर्स हैं इन सभी को हम लोग कवर अप करेंगे। जो बुक आती है डॉक्टर रंजीत सिंह की सक्सेस इन योर हैंड्स की जो बुक है, उस बुक के थ्रू हम इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें ये जो 17 राइटर्स हैं इन सभी के बायोग्राफी एंड जो भी इनके मेजर वर्क्स रहे हैं उनकी समरी को भी, साथ ही साथ उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। और ये सभी कुछ हम इन 30 डेज़ में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट को भी करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो भी एस्पायरेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो जुड़ सकते हैं। एंड टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। टीजीटी की अगर हम बात करें तो ऊपर की जो सभी चीज़ें हैं, चाहे वो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स की बात करें, या फिगर ऑफ स्पीच, या फिर ग्रामर के सभी पोर्शन को, वो सभी कॉमन है। डिफरेंस कहाँ पे है? तो ऑथर्स में। टीजीटी में सिर्फ 4 ऑथर्स होते हैं एंड पीजीटी में 17 ऑथर्स से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें विलियम शेक्सपियर एंड विलियम वर्ड्सवर्थ ये तो दोनों भी कॉमन है। एंड बाकी के जो राइटर्स हैं वो पीजीटी में ही आते हैं, टीजीटी में नहीं पूछे जाते। टीजीटी में जो अदर 2 राइटर्स होते हैं यानी ऑथर्स होते हैं वो हैं जॉन मिल्टन एंड जॉन गाल्सवर्दी। क्लियर फ्रेंड्स? तो जो जॉन मिल्टन एंड जॉन गाल्सवर्दी हैं इनको अलग से पढ़ना होगा टीजीटी वालों को, एंड जो पीजीटी वाले हैं उनका तो ये होल सिलेबस ही है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये जो विलियम शेक्सपियर हैं एंड
विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी साले, चार्ल्स लैम्ब, जॉन किट्स, ये रोमांटिक एज से माने जाते हैं। साथ ही साथ जो चार्ल्स डिकेंस हैं, लॉर्ड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है एंड मैथ्यू आर्नोल्ड, ये विक्टोरियन एरा से माने जाते हैं। टीएस एलियट एंड थॉमस हार्डी या टॉमस हार्डी, इनको आप जो कुछ चाहें, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, थॉमस एंड टॉमस, दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं, हालांकि मैं तो थॉमस ही पढ़ती हूँ। टीएस एलियट, ये दोनों जो ऑथर हैं ये मॉडर्न एज के हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हम लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है, जिससे क्या होता है कि जब एजेस को हम लोग जानते रहेंगे तो ये आइडिया लग जाएगा कि ये बाद वाले राइटर हैं, ये इनके पहले वाले राइटर हैं, तो इस सीक्वेंस का पता चल जाएगा। साथ ही साथ ये जो कमला दास, मुल्कराज आनंद, निज़िम एज़ेकिल, ये तीनों के तीनों इंडियन राइटर हैं और इनको भी हम जान लें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाल्ट व्हाइटमैन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, विलियम फॉकनर, ये जो चारों हैं ये अमेरिकन राइटर हैं। क्लियर फ्रेंड्स? बाकी के जो इन सभी को हमने पढ़ा, रोमांटिक एज के एंड विक्टोरियन एरा के, मॉडर्न एरा के, ये सभी ब्रिटिश राइटर हैं, यानी कि ब्रिटेन इंग्लैंड के हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑथर में सबसे पहले तो आते हैं विलियम शेक्सपियर, लेकिन विलियम शेक्सपियर बहुत ही ब्रॉड हैं, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, यानी विलियम शेक्सपियर अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, अगर इनको पढ़ने बैठ जाएंगे तो कभी भी ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं। और कभी भी किसी भी राइटर के बारे में कंप्लीट नहीं पढ़ा जा सकता, बस हमें उन्हीं चीज़ों को पढ़ना होता है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एंड जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो अगर हम विलियम शेक्सपियर को सबसे पहले पढ़ेंगे तो इनको अकेले पढ़ने में 4 से 5 दिन लग जाएंगे हम लोगों को, और ऐसा लगेगा कि टाइम तो बीत रहा है बट एक ही राइटर को लेकर बैठे हैं, बाकी आगे का तो कुछ पता नहीं, सब पढ़ा हुआ ही है। इसलिए हम विलियम शेक्सपियर को बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंदी हैं और इनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हालांकि क्वेश्चन सेम ही आते हैं, अगर इनसे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बाकी अदर ऑथर से भी 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि अकेले इनसे 20 to 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। वैल्यू सेम ही है सबकी, बट सिलेबस इनका ज़्यादा है विलियम शेक्सपियर का। तो अगर हम इनको पढ़ेंगे पहले तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि बाकी के 16 राइटर्स बचते हैं और इनके में ही बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे नीचे से, थोड़ा डिफरेंट करेंगे। 17 राइटर्स जो कि बहुत ही छोटे हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे हम ऐसे बढ़ेंगे तो चीज़ें कवरअप होती जाएंगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम फॉकनर की बायोग्राफी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनके नाम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि जो विलियम फॉकनर है इनका फुल नेम क्या है। तो फुल नेम इनका है विलियम कथवर्ट फॉकनर। इनकी जो लाइफ रही है वो 1897 to 1962 तक रही है। क्लियर फ्रेंड्स? 1897 to 1962 ये इनकी लाइफ ड्यूरेशन थी, जीवन की जो अवधि थी वो रही है। और इनका फुल नेम रहा है विलियम कथवर्ट फॉकनर। क्लियर फ्रेंड्स? तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि विलियम फॉकनर का क्या फुल नेम है तो ये याद रखना ज़रूरी है कि कथवर्ट बीच में आता है। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि स्किप हो जाता है और जनरली हम यही देखते हैं विलियम फॉकनर ऐसे ही लिखा होता है। तो इसलिए ये जो बीच में कथवर्ट आता है ये माइंड से स्किप हो जाता है। तो यहाँ हमको ध्यान रखना है कि विलियम कथवर्ट फॉकनर इनका फुल नेम है। बात अगर हम इनके बर्थ की करें तो 25 सितंबर 1897 इनका जो बर्थ ऑफ डेट है वो है, और न्यू एल्बनी मिसिसिपी यूएसए में इनका जन्म हुआ था। डेथ की अगर बात करें तो 6 जुलाई 1962 वेहेलिया मिसिसिपी यूएसए में इनकी
6 जुलाई 1962 में डेथ हुई थी और उस टाइम पे ये 64 ईयर्स के थे, यानी इनकी जो एज रही है वो 64 ईयर की थी। क्लियर फ्रेंड्स। बात अगर हम इनके पेरेंट्स की करें, पेरेंट्स में जो फादर थे, फादर का नाम था मरी कथवर्ट फॉकनर। एक चीज़ और फ्रेंड्स ध्यान देने लायक चीज़ें हैं, जैसे कि ये है फॉकनर, तो ये हम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो विलियम कथवर्ट फॉकनर हैं, उनकी जो फॉकनर की स्पेलिंग है एंड इनके जो फादर की फॉकनर की स्पेलिंग है, इनका जो टाइटल है फॉकनर, उसकी जो स्पेलिंग है उसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जब हम विलियम कथवर्ट फॉकनर के बारे में देखते हैं तो वहाँ पे FAULKNER है, बट अगर उनके फादर के टाइटल के बारे में देखें तो FALKNER, यानी यू जो है वो इसमें नहीं है। तो इसका मतलब जो यू है ये बाद में ऐड हुआ, जो इनका टाइटल था वो पहले ये वाला टाइटल था, बट जो यू आया ये बाद में ऐड हुआ। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो विलियम कथवर्ट फॉकनर हैं उनके फॉकनर जो टाइटल है उसमें यू जो है वो कब ऐड हुआ और कैसे ऐड हुआ। तो ये बाय मिस्टेक ऐड हुआ था, कब हुआ था वो अभी हम आगे जब इनके बायोग्राफी को डिटेल में पढ़ेंगे तो जानेंगे। क्लियर फ्रेंड्स। आगे हम इनकी मदर के बारे में जानते हैं, मड बटलर। इनकी मदर का नेम था मड बटलर, मरी मड ऐसे याद कर सकते हैं, मरी मड। मरी फादर मरी कथवर्ट फॉकनर एंड मदर मड बटलर। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी ऑक्सफोर्ड से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। स्पाउस इनकी थी स्टेला ओल्डहम। 1929 में इनकी मैरिज हुई थी स्टेले ओल्डहम के साथ ही साथ इनके स्पाउस के साथ जो है इनका अफेयर्स भी रहा है। इसके अलावा मेटा कारपेंटर एंड जॉन विलियम्स के साथ, यानी इनकी जो वाइफ थी वो स्टेले ओल्डहम थी और जिनके साथ इनकी मैरिज हुई 1929 में। साथ ही साथ इनके 2 लव अफेयर्स भी रहे हैं मेटा कारपेंटर एंड जॉन विलियम्स के साथ। ऑक्यूपेशन की बात करें तो इनको अमेरिकन नॉवलिस्ट के रूप में जाना जाता है, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एंड स्क्रीन प्ले राइट इनका ऑक्यूपेशन यानी इनका व्यवसाय रहा है। ऑनर्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑनर्स कौन कौन से इनके ऑनर्स रहे हैं, यानी कौन कौन सा सम्मान इनको, पुरस्कार इनको मिला है। तो ये देखिए पीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। जो विलियम कथवर्ट फॉकनर रहे हैं इनको 1949 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है, यानी लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है 1949 में। साथ ही साथ इनको 2 बार पुलित्जर प्राइज मिला है। पहला मिला है 1955 में अ फैबल, जो इनका फिक्शन रहा है अ फैबल, उसके लिए मिला है, और दूसरा मिला है द रिवर्स के लिए इनको मिला है पुलित्जर प्राइज 1969 में, और ये पॉस्थुमसली मिला है, यानी इनके मरणोपरांत मिला है। इनकी डेथ हो गई थी 62 में ही डेथ हुई थी और 63 में ये प्राइज इनको मिला है। तो ये पॉस्थुमसली मिला है, यानी मरणोपरांत मिला द रिवर्स 1963 में पुलित्जर प्राइज। क्लियर फ्रेंड्स। साथ ही साथ इनको 1951 में नेशनल बुक अवार्ड मिला है, वो भी किस चीज़ के लिए, कलेक्टेड स्टोरीज, यानी जो इनके स्टोरीज़ का कलेक्शन था जो आया 1950 में, उसके लिए इनको नेशनल अवार्ड मिला 1951 में। जो ये फिक्शन रहा है फेबल, इसके लिए इनको 2 अवार्ड मिले हैं 1955 में, एक पुलित्जर प्राइज एंड दूसरा नेशनल बुक अवार्ड। ये दोनों ही फिक्शन
अ फैबल के लिए इनको मिला है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो अ फैबल नॉवेल है उसके लिए बटलर नहीं होगा, विलियम कथवर्ट फॉकनर को कौन कौन से प्राइज़ मिले हैं। तो 1955 में पुलित्जर प्राइज़ एंड नेशनल बुक अवार्ड, ये दोनों ही अ फैबल के लिए मिले हुए हैं। बात अगर हम करें कि जो नोबेल प्राइज़ इनको मिला लिटरेचर में 1949 में, वो किस चीज़ के लिए मिला था। तो फॉकनर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज पावरफुल एंड आर्टिस्टिकली यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पीजीटी 2016 में पूछा गया है कि नोबेल प्राइज़ क्यों मिला था विलियम कथबर्ट फॉकनर को। तो ये जो नोबेल प्राइज़ इनको मिला था वो इन मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल में जो पावरफुल और आर्टिस्टिकली यूनिक कंट्रीब्यूशन था इनका मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल में, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ 1949 में मिला। जो भी इनका योगदान रहा है मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल में उसके लिए मिला है। फॉकनर इज़ primarily known for his novel and short stories set in the fictional Yoknapatawpha County, based on Lafayette County, fictional town of Jefferson. जो फिक्शनल टाउन है वो जेफरसन है, फिक्शनल टाउन ऑफ जेफरसन। एंड जो भी इनका नॉवेल शॉर्ट स्टोरी का जो सेट है, जो फिक्शनल सेट है, वो योगनापटाउफा काउंटी पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन लाफाइटी काउंटी। ये जाना जाता है फिक्शनल टाउन ऑफ जेफरसन के लिए, मिसिसिपी, वेयर ही स्पेंट मोस्ट ऑफ लाइफ, जहाँ पे इन्होंने अपनी लाइफ का ज़्यादातर समय स्पेंड किया। तो वहीं से रिलेटेड इन्होंने जो भी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़, फिक्शनल, ये सभी चीज़ें जो भी फिक्शन वगैरह लिखा वो उसी पे बेस्ड है। ही इज़ नोन फॉर द यूज़ ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। जो टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि कॉन्शियसनेस मतलब चेतना की लहर, या तो ये जो टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसके लिए भी ये जाने जाते हैं कि इन्होंने अपनी राइटिंग्स में इस टेक्निक को यूज़ किया। द चीफ राइवल ऑफ फॉकनर वॉज हेमिंगवे। तो ये इनकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी। अब हम इनके बारे में, इनके लाइफ के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इन 1902 हिज फैमिली मूव्ड टू ऑक्सफोर्ड, मिसिसिपी, वेयर विलियम स्पेंट द मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। 1902 में इनकी जो फैमिली थी ये मूव कर गई, चली गई मिसिसिपी, ऑक्सफोर्ड में शिफ्ट हुई और वहाँ पे इन्होंने अपने लाइफ के महत्वपूर्ण समय स्पेंड किए, यानी बिताए। इन 1915 he dropped out of high school after 11th grade. 1915 में ये ड्रॉप्ड आउट हो गए हाई स्कूल के बाद, 11th ग्रेड में ये ड्रॉप्ड आउट हो गए। इन 1916 he worked briefly at grandfather's First National Bank as a clerk. तो 1916 में इन्होंने काम करना शुरू किया फर्स्ट नेशनल बैंक में एज अ क्लर्क। अपने ग्रैंडफादर के यहाँ इन्होंने 1916 में वर्क करना स्टार्ट किया। इन 1917 ही बिगन सप्लाइंग ड्राइंग फॉर एयर बुक ओल मिस। 1917 में इन्होंने जो ईयर बुक रही है, ड्राइंग्स फॉर ईयर बुक की जो ड्राइंग्स रही है, ओल मिस जिसका नाम था, उसको सप्लाई करना स्टार्ट किया। इन अप्रैल 1918 हिज चाइल्डहुड स्वीट हार्ट स्टेले ओल्डहम मैरिड अनदर मैन, कॉर्नेल फ्रैंकलिन। द सेम ईयर ही ट्राइड टू
enlist in USA Army, but he was turned down because of his short height. तो 1980 में जो इनकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट थी स्टेला ओल्डहैम, हालांकि इन्होंने स्टेले ओल्डहैम से 1929 में शादी की, बट पहले 1980 में जो इनकी स्वीट हार्ट रही है, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट, उनकी जो मैरिज है वो हुई कॉर्नेल फ्रैंकलिन के साथ। और उसी समय इन्होंने यूएसए आर्मी में ट्राई किया था और उसमें इनलिस्ट भी हुए थे, यानी उसमें जो है इनलिस्ट किए गए, लेकिन बाद में इनको टर्न डाउन कर दिया गया क्योंकि इनकी जो हाइट थी वो कम थी। Clear, friends? He began to drink heavily and relocated to New Haven, Connecticut, where he met Phil Stone, his mentor. Soon he joined the Canadian and then British Royal Air Force. And he did not see any World War First wartime action. तो इनको जो है यूएसए आर्मी से निकाल दिया गया क्योंकि इनकी जो हाइट थी वो कम थी इस वजह से, और साथ ही साथ उसी ड्यूरेशन में इनकी जो स्वीट हार्ट रही है उनकी किसी अदर पर्सन से मैरिज हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं